ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में चले जाते हैं खबरों के बारे में। तमिलनाडु में एक धागा कंपनी में काम करने गई पश्चिमी सिंहभूम जिले की कई युवतियों को बंधक बना लिया गया है। उनसे जबरन काम करवाकर उनका शोषण किया जा रहा है। ये मामला सीएम के संज्ञान में आने के बाद उन्हें छुड़वाने की कवायद तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिला की मंझारी और तांतनगर समेत अन्य इलाकों से दर्जन भर महिलाएं और युवतियां तमिलनाडु की धागा कंपनी में काम करने गई थी। युवतियों का आरोप है कि वहां उनके साथ शोषण हो रहा है। इस संदर्भ में मंझारी जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने झारखंड के सीएम समेत तमिलनाडु के सीएम, डीजीपी, श्रम आयुक्त, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम आदि को ट्वीट कर और ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया है। वहीं जिले से काम करने तमिलनाडु गई महिलाओं को सुरक्षित वापस घर लाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही सरकारी और विभिन्न कंपनियों के स्तर पर हो रहे मानव तस्करी पर रोक लगाने एवं नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भेजने की प्रथा को बंद करने और जिले एवं झारखंड के लोगों को झारखंड में ही नौकरी रोजगार देने की मांग की गई है। साथ करना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य बने 24 सालों में जो झारखंड का सपना था कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं बेटियों को यहाँ झारखंड राज्य के अंदर में रोजगार मिलेगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर कौशल विकास केंद्र हो या तमाम ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को, खासकर जो आदिवासी बहनें हैं, योजनाबद्ध तरीके से उनको यहाँ पर स्किल के दिलाने के नाम पर जो है तमिलनाडु और बेंगलोर जैसे महानगरों में भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इसको बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज जो है पहले दलाल और बिचौलियों के माध्यम से यहाँ के बहन बेटियों को तस्करी किया जाता था। अब जो है एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार के माध्यम से हमारे बहन बेटियों को, आदिवासी बहनों को जो है बाहर भेजा जा रहा है। ये कल का ही रिपोर्ट है कि यहाँ पर आपका 90% आदिवासी बहनें जो है मानव तस्करी हुई हैं। उसका आज तक कोई डाटा सरकार पर इस पर आंकड़ा नहीं है। तो ये सच्चाई है। और अभी एक मामला हमारे संज्ञान में आया है कि आदिशंकर प्राइवेट स्पानिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक धागा मिल है जो तमिलनाडु में स्थित है, डिंगडुई डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर हमारे मंझारी प्रखंड, तांतनगर प्रखंड की कुछ महिला बहनें जो हैं वहाँ पर धागा मिल में फंसी हुई वापस आना चाहती है, लेकिन वहाँ पर उनको बंधक बना कर रखा गया है, उसको आने नहीं दिया जाए। इस मामले पर हमारे द्वारा जो है जब संज्ञान आया तो हमारे द्वारा यहाँ के जो राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन साहब को और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन साहब को, वहाँ के जो डीजीपी हैं और यहाँ के जो डीसी साहब हैं, उनको हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से संज्ञान दिलाया है। और झारखंड राज्य के जो माइग्रेंट सेल के मुखिया हैं उनको भी हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम वरीय पदाधिकारी को संज्ञान दिलाया कि तत्काल उन बहनों को सुरक्षित लाया जाए ताकि वो वापस सक्सेसफुल आ सके। लेकिन हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि झारखंड राज्य सरकार ये सूचित करे कि हमारे बहन बेटियों को कम से कम 10,000 12,000 के लिए तमिलनाडु और बेंगलोर गुजरात ना जाना पड़े। उनको 10,000 12,000 का रोजगार कम से कम झारखंड सरकार सुनिश्चित करे। इधर राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं से हुए छेड़छाड़ मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शनिवार को मामले की जांच करने आईजी अखिलेश झा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा दलबल के साथ विद्यालय परिसर पहुंचे। यहाँ वरीय अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में आईजी अखिलेश झा ने कहा कि घटनास्थल और विद्यालय का दौरा किया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई है जिसका नेतृत्व डीएसपी कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के साथ भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही महिला थाना प्रभारी भी उनसे लगातार संपर्क में है। विद्यालय के आसपास में विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। हम लोगों ने विजिट किया है, स्कूल भी गए और जहाँ पे घटना की बात बताई जा रही है वो भी विजिट किया है। स्पेशल टीम बना दी गई है, डीएसपी नेतृत्व कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस अपराधकर्मी को पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने संबंधित स्कूल के जो प्रधान अध्यापिका हैं उनके साथ भी बैठक किया और इस प्रकार के कहीं पे कोई इश्यूज़ होता है तो उसको जल्द से जल्द सूचित करने के लिए हम लोगों ने बताया है। हमारे महिला थाना प्रभारी भी उनसे मिल लिए हैं और हमारी जो शक्ति कमांडो हैं उनको भी विशेष रूप से हम लोगों ने ये हिदायत दिया है कि उस समय में हम लोग विशेष पेट्रोलिंग भी कराएंगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, जिस तरह से ऐसी घटना शर्मसार करने वाली एक घटना आई है, क्या संदेश होगा लोगों को और क्या हिदायत होगी ऐसे लोगों को? नहीं, इस पर निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और ऐसे जो भी करने वाले सामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन पर निश्चित रूप से मजबूती से कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया गया है। प्रथम दृष्टि में संबंधित थाना की लापरवाही पाई गई है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर घटना के प्रति राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूल परिसर में जाकर स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने की पहल की गई। जी सर, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना जो है घटी है एक शहर में? देखिए, घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हम लोगों ने अभियुक्त की पहचान कर ली है। गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मैंने यह पाया है अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि इसमें थाना स्तर से लापरवाही बरती गई है। इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सर, स्कूटी भी जब्त किया गया है, तो मामले के बारे में बताया जा रहा है कुछ सामाजिक संस्थान जो है वो आई थी इस संदर्भ में थाने वो सारी बातों में इंक्वायरी कर रहे हैं और जो लापरवाही पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मियों ने की है उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सर, स्कूटी जो जब्त हुआ है वो स्कूटी उन्हीं का था या फिर स्कूटी दूसरे का? अभी अनुसंधान के बारे में खुलासा करना उचित नहीं है जब तक अभियुक्त हमारी गिरफ्त में न हो जाए। जिला अनुसंधान के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर हम लोग जो है आगे कर रहे हैं। अभियुक्त पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और जो पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इलेक्शन के टाइम में कुछ रीओरिएंटेशन हुआ था, हम लोग फिर से देख रहे हैं। जहां पर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जाती है, उसको हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं और सिटी एसपी को मैंने आदेश दिया है कि जल्दी से एक नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर देंगे सो दैट कि ऐसी घटना की दोबारा घटना न घटे। सेंसिटिव मामला है सर, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील है कि मेरा भी नंबर जो है वो ऐसे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है। कई बातों को लेकर खबर कर देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आपने थाना स्तर पर या कहीं पर आपने कोई मामला संज्ञान में लाया और नहीं कार्रवाई हो रही है तो आप अवश्य हमको फ़ोन करें। हम दोनों ही बात देखेंगे कि भाई जो कनीय पुलिसकर्मी ने कार्रवाई क्यों नहीं की और दूसरी बात की उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। तो मेरा अनुरोध है, ऐसी कोई भी बात, बच्चियां हो, लड़की हो, कहीं पर भी छेड़खानी की बात है या कोई भी आपराधिक घटना की बात है तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कंट्रोल रूम का नंबर है, तो हम दोबारा न्यूज़पेपर में देंगे। तो कंट्रोल रूम में चाहें, मुझे चाहें और जिसे भी चाहें वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों ने QR कोड भी लगवाया था, उससे भी लोग अलर्ट कर सकते हैं और इस मामले में एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी। देखिए, सत्य है कि जो जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो पा रही है। बहुत सारे मनचले होते हैं जो कॉलेज विद्यार्थियों के छेड़ने में लगे रहते हैं। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर प्रतिष्ठान, हर इंस्टीट्यूशन के बाहर में के नज़दीक में कोई ना कोई थाना पड़ता है। उसको चाहिए कि स्कूल के जाने के समय और स्कूल और कॉलेज के छुट्टी के समय कम से कम एक पेट्रोलिंग गाड़ी स्कूल के समय खड़ा रहे, ताकि इस प्रकार से जो आतंकवादी मानसिकता वाले और हमारी बहनों को और छेड़खानी के और गलत नज़र से देखने वाले जो लोग हैं उनकी रूह कांपनी चाहिए। इस प्रकार का सजा भी मिलना चाहिए ऐसे अपराधी को। आप देखेंगे ये अपराधी एक बार नहीं जाओ, अगर पूरे वीडियो आपने देखा होगा तो 3 बार 4 बार एक ही स्थान पे गाड़ी घुमा करके हमारी बहनों को गलत तरीके से छूने का प्रयास कर रहा था, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। सीसीटीवी के माध्यम से उसका वीडियो वायरल हो चुका है, फुटेज निकल चुका है, जिसके माध्यम से सीसीटीवी मिला है उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये केवल आज ये डंडा हम लोग जो उठाए हैं ये केवल अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए नहीं है, उन अपराधियों को सर फोड़ने के लिए भी है। हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक जागरूकता अभियान फैला रहे हैं ताकि प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझे और अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहे। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने टेल्को घोड़ाबांधा स्थित आवास पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने सर्वप्रथम दिवंगत भीमसेन मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्राद्ध क्रम में राज्यपाल के अलावा कई बड़ी शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मुख्य रूप से जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं कई अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भाई भीम सिंह मुंडा का लंबी बीमारी के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया था। अर्जुन मुंडा के संघर्षों में स्वर्गीय भीम सिंह मुंडा की काफी अहम भूमिका रही थी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर मीरा मुंडा भी मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से राज्यपाल ने ज्यादा बातचीत नहीं की और कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनी है, आप उनसे बात करिए। सर, दुख के समय पर सर क्या कहना चाहेंगे? सर, माननीय जी के यहाँ आए शोक संवेदनाएं व्यक्त करने। प्रदेश में सरकार बन गई है, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए क्या करें। अर्जुन मुंडा जी के लिए यह सर्वथा अप्रत्याशित है कि उनसे
2.5-3 साल बड़े उनके प्रिय भाई का अवसान हो गया। दुख की घड़ी में तो साथ ना ही दे सकते हैं, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करें कि वे शोक का सहन कर सकें। उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके बंधु बांधव सभी शोक से उभर सकें। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बाबूडी निवासी प्रियंका देवी ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। शनिवार को महिला अपने 2 बच्चों को साथ लेकर घायल हालत में थाना पहुंची और शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। बिहार के गया जिले की रहने वाली प्रियंका देवी ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2018 में बाबूडी बस्ती निवासी और टाटा स्टील में ठेका कर्मी पुष्कर चौधरी से हुई है। शादी के समय मायके से दहेज में काफी कुछ दिया गया, लेकिन विवाह के 6 माह बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। घर से नगद और गहना लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इनकार करने पर उसके साथ पति, सास, ससुर समेत अन्य मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने उसके सभी जेवर ले लिए हैं और अब घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सास ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी करने की तैयारी में हैं। उन्होंने सास लीला देवी, ससुर महेंद्र चौधरी, पति पुष्कर चौधरी और नंदोसी संजय चौधरी पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लिखित शिकायत की है। महिला अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां उसने अपनी व्यथा सुनाई। सास ससुर बहुत खराब। काहे मारपीट करता है, आपके साथ करता है? दहेज के कारण मारते रहता है, छोटा के बात में। दहेज कितना दहेज मांगा रहा आपसे? एक बोलता है सोना अंगूठी ला, चैन ला, ये सब मांगता। कौन बोलता है? मेरे सास ससुर और मेरा पति। नाम क्या है? प्रियंका देवी। किसका नाम? मेरा प्रियंका। सास का? सास का नाम है लीला देवी। और ससुर का? ससुर का महेंद्र चौधरी। और नंदोसी भी अति करता है। हस्बैंड का नाम है? हस्बैंड का क्या? उसका चौधरी। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कौन कंपनी में? टाटा स्टील तो बोलते हैं। कब शादी हुआ था आपका? मेरा हुआ था 2018। 2 बच्चा क्या बोला? थाना गए तो थाना बोले कि जाओ पेपर लेके इलाज करा के आओ। क्या चीज से मारा आज आपको? साथ लोहा से ला के मारी। हाँ। बाकी मेरे ऊपर बैठ के और मुँह के मारा। घर में? हाँ, गेट लगा के बहुत मजे में क्या करता है, हम तो घर में रहते हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8 सड़कों का शिलान्यास विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर और शिलापट कर अनावरण कर किया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि व काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक ने कुकड़ू और चांडिल के काड़ी कीड़ी से रेलवे लाइन तक सड़क सुदृढ़ीकरण, बड़ा लापांग से बाकर कुड़ी REO रोड चौड़ा शोभा नदी तक पथ सुदृढ़ीकरण, जानूम से प्लास डी तक सड़क सुदृढ़ीकरण सहित 8 सड़कों के सुदृढ़ीकरण व मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 12 करोड़ 88 लाख की लागत से सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। सड़कों का मरम्मती होने से लोगों को यातायात में काफी सुविधा होगी। बता दें कि ये सभी सड़कें काफी जर्जर हालत में पहुंच गई थी, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वहीं विधायक सविता महतो ने कहा कि लोगों का काफी पुराना मांग था, जो अब भी पूरा हुआ है। आज प्रखंड और निमडी और चांडिल प्रखंड में शिलान्यास एक पैकेज का शिलान्यास हो रहा है। लगभग 8 सड़क है। लगभग 12 करोड़ 88 लाख की लागत से मुख्यमंत्री सड़क योजना जो सुंदरीकरण का आज उसी का शिलान्यास हुआ है। और यहाँ पर बकाकुड़ी, चौड़ा, मुड़ू और जानू और कारकीडी, चांडिल में 3, एक कंगलाटन और काटजोड़ा। और लोक अदालत के फैसले से किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, दोनों पक्षों को समान रूप से देखते हुए मामलों का निष्पादन होता है। उक्त बातें शनिवार को सरायकेला जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय सरायकेला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामा शंकर सिंह ने कही।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले से दोनों पक्ष राहत महसूस करते हैं, दोनों पक्ष खुश रहते हैं और हंसी खुशी घर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी वाद का निपटारा नहीं होता है, बल्कि एक संपूर्ण वाद का निपटारा होता है। लोक अदालत के फैसले पर किसी प्रकार की अपील नहीं की जाती है। लोग इसका लाभ उठाएं, किसी भी विवादों में ना पड़ें और अपने बाल बच्चों का ध्यान दें, उन्हें उचित शिक्षा दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मिराज ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखते हुए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट वीरेश कुमार, ADJ-1 चौधरी एहसान मोइज, CJM कवितांजलि टोप्पो समेत काफी मौजूद थे। अगर बाई चांस किसी पड़ोसी से हल्के फुल्के विवाद के लेकर के झंझट हो गया, मुकदमा हो गया है, आज एक मंच विवाद सुलझने होते हैं और कोशिश करना चाहिए कि सुलह करें। आज जो भी फैसला होता है उसका किसी भी न्यायालय में, कोई अदालत में कोई अपील नहीं होता है, फाइनल होता है। और आप इसमें न कोई हारता है न जीतता है, सभी लोग जिनका विवाद रहता है वो दोनों पक्ष को जीता हुआ महसूस करते हुए हंसी खुशी से जाते हैं और किसी वाद का निस्तारण नहीं होता है, बल्कि एक संपूर्ण विवाद का निस्तारण हो जाता है, जिससे एक वाद से 50 विवाद उत्पन्न होते हैं, 50 केस उत्पन्न होता है, वो सभी नष्ट हो जाता है और दोनों पक्ष मिलजुल कर हंसते खेलते जाते हैं। हमारे द्वारा जो सिविल कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है वो कोई अंतिम फैसला नहीं होता, उसमें अपील चले जाते हैं लोग, पुनः से प्रारंभ हो जाता है और आज का जो फैसला होगा वो आपका अंतिम फैसला होगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी सूरदा स्थित HCL के फेज 2 में काम करने वाले कई मजदूर पिछले 4 वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं। इन ठेका मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर HCL प्रबंधन के साथ शनिवार को वार्ता की। भवन में हुई बैठक में प्रबंधन के अलावे 5 गांव के ग्राम प्रधान एवं मजदूर मौजूद थे। इस मौके पर ठेका मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि लगभग 90 ठेका मजदूर फेज 2 में कार्यरत थे, जो पिछले 4 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे में उनकी माली हालत काफी खराब हो चुकी है। अब जबकि मुसाबनी में HCL के सूरदा खदान में काम चल रही है, इसलिए प्रबंधन इन सारे मजदूरों को उन जगहों पर रोजगार देने की कोशिश करे। वहीं प्रबंधन ने 10 दिनों की मोहलत देकर कुछ मजदूरों को अन्य जगहों पर समायोजित करने की बात कही है। सूरदा फेज 2 श्री राम कंपनी के सारे मजदूर और साथ 5 गांव के ग्राम सभा ग्राम प्रधान लोग आए हुए थे और सब मजदूर साथी लोग, और आज स्पेशल ये मीटिंग था कि फेज 2 का वर्कर जो 4-4.5 साल से बंद था सूरदा माइंस का फेज 2, उसके लेकर जितना भी मजदूर सब बेरोजगार थे, तो आज HCL के सेठी साहब, DGM श्रीवास्तव साहब, हेड HR लोहरा साहब, सब वो लोग का उपस्थिति में ये फैसला हुआ कि आज से 10 दिन के अल्टीमेटम दिया, 10 दिन का भीतर सबको रोजगार के लिए काम में बुलाया जाएगा। साल के अंतिम माह आते ही सर्द मौसम में लोगों का मन पिकनिक स्पॉट की ओर भागने लगता है। जमशेदपुर व आसपास के पिकनिक स्पॉटों पर शहर के अलावा दूसरे प्रदेश के लोग भी पहुंचने लगे हैं। इन्हीं में से एक है जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित पोटका का पहाड़ भांगा। यहाँ कुदरत अपनी नेमत बरसाती है।
इस जगह को प्रकृति ने अनुपम सुंदरता से संवारा है। हरियाली तथा पहाड़ से घिरे पहाड़ भांगा में कल कल करती नदी बरबस ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नदी के पानी में बच्चों के साथ साथ बड़े भी अटखेलियां करने से खुद को रोक नहीं पाते। पहाड़ के नीचे बहती नदी की निर्मल धारा में स्नान करना हो या गीत संगीत के साथ वनभोज, हजारों की संख्या में लोग इस मनोरम वादी में परिवार सगे संबंधी के साथ समय बिताने पहुंचते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी माह तक हजारों लाखों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। वहीं कई फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ कई भाषाओं में एल्बम की शूटिंग सालों भर स्थल पर होती है। इधर लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां की है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि जिले में जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, वहां सुरक्षा को लेकर विशेष दल का गठन किया गया है। इन स्थलों पर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात रहेगी। वहीं रंग में भंग डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोटका थाना प्रभारी रवि होनहागा क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गोताखोरों को तैयार कर और उनके साथ एक बैठक कर उन्हें भी लगाया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति में अनहोनी ना हो। इसके साथ ही बैरिकेडिंग की जाएगी एवं बड़े बड़े सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। पर अगर हम बात करें खास तौर पर जो यदि मौसम चल रहा है, इस सीज़न के दौरान सैलानी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जो अपने पिकनिक स्पॉट्स हैं, अन्य विभिन्न थाना क्षेत्रों में उन जगहों पर जाते हैं, जिसमें न केवल ज़िले के बल्कि ज़िले के बाहर के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो उसको लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को सचेत किया गया है और लगातार उन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त यथास्थिति हम लोग महिला पुलिसकर्मियों की और सादे निवास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं कि लोग खास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ पर गहरे जलाशय हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है, वहाँ पर पानी में न उतरें। वो उनके जानमाल के लिए हिफाजत की बात नहीं है। दूसरी नंबर चीज़ कि जब भी आप किसी अंदरूनी क्षेत्र में जा रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं, तो ससमय निश्चित तौर पर पिकनिक वगैरह करके वहाँ से निकलकर मुख्य सड़क पर आप आ जाएँ। थर्ड नंबर इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप उन स्थानों पर जा रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, तो ऊंचे स्वर में संगीत ना बजाएं, इतने ही स्वर में बजाएं कि आप उसका आनंद ले सकें, दूसरों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ खुले में लोग मद्यपान ना करें और शराब पीकर किसी भी अवस्था में गाड़ी न चलाएं। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी गतिविधि है और लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। उल्लंघन करने वाले के लिए सर क्या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का पुलिस को सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है और इस प्रकार का कोई भी अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व अगर रंग में भंग डालने की कोशिश करता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पहाड़ भांगा क्षेत्र गांव है। यहाँ पर हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है 9 वर्ष के अवसर में सभी लोग अपने साथ परिवार आते हैं। यहाँ पर लगभग जो है उड़ीसा, हमारे झारखंड राज्य से, कई अलग अलग ज़िलों से और पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं सैलानी। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हम लोग की तरफ से ये व्यवस्था रहेगा सुरक्षा दृष्टि से, ताकि लोग नए रहेंगे आने वाले। यहाँ पे जो पानी की गहराई है उनको अंदाज़ा नहीं होता है। इससे जो है कभी कभी बहुत दुखद घटना घट जाती है, लोग इसमें डूब भी जाते हैं। हम लोग अपने आज निरीक्षण करने के लिए आए जगह पर कि किस जगह में क्या अरेंजमेंट रखा जाए लोगों के लिए, गाड़ी के पार्किंग की सुविधा कहाँ होगी और खाना व्यवस्था कहाँ होगा। लोग आपस में एक दूसरे से मतलब वो ना हो जाए, लेकिन हम लोग निगरानी रखेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे पानी को लेकर? लोगों से ये अपील है कि आप आइए शांतिपूर्वक, अपना ये आपका प्रकृति हम लोग को सब कुछ देता है और इसको साफ सुथरा बनाए रखें। ये आपका अपना स्थान है, अपना जगह है, अपना सपरिवार आइए और अपने पल को यादगार बनाइए और साथ में अपने जो है क्षेत्र को ऐसा ना हो कि बदनामी और गंदगी ना फैलाएं। आए अपना जिले के बनगांव प्रखंड के जलासर पंचायत के उच्च विद्यालय पोडेंगेर में एक दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का प्रखंड विकास पदाधिकारी रिचा क्रिस्टिना इंदवार और अंचल अधिकारी भीकम कुमार ने शॉट लगाकर खेल का शुभारंभ किया। जलासर पंचायत की महिलाओं ने गुलदस्ता भेंट कर और माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। टूर्नामेंट में हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। महिला हॉकी में कुर्सी टीम विजेता रही, वहीं
पोडेंगेर की टीम उप विजेता रही। पुरुष वर्ग का भी खेल काफी रोमांच से भरा रहा। टूर्नामेंट में मुखिया दीपक सोय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अनुशासन में रहकर खेल भावना से खेलने के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। उक्त अवसर पर BAO बी जोको, सदानंद होता, मोहम्मद नसीम सहित सरकारी कर्मी और ग्रामीण मौजूद थे। अधिकारी मौजूद है, उपस्थित है हॉकी खेल का आनंद लेने के लिए तथा इस क्षेत्र के जितने भी उधर ग्रामीणों को, सब कहाँ है? दारू दुकान ग्रामवासियों को, किसानों को, बाल बच्चों को रनिया में वो अच्छा दुकान में मिल जाता है, डुप्लीकेट नहीं देता है ना। जितने भी आ गया आपका टीम आया। इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने शनिवार को 15वें वित्त आयोग की राशि से 3.16 करोड़ की लागत से क्रियान्वित होने वाली 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके लिए साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित सना कॉम्प्लेक्स के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नए विधानसभा क्षेत्र में आज पहला दिन है जब हम लोग विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ की योजनाएं हैं और इन योजनाओं के माध्यम से ही हम लोग इस क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। पहले किसी न किसी कारण से ये काम नहीं हो पाया था और ये योजनाएं आमतौर पर 15वें वित्त आयोग से जुड़ी हुई हैं। सड़कों के किनारे से धूल कम उड़े, वायु प्रदूषण कम हो, ये इनका उद्देश्य है। और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ श्री महावीर मंडल वाल्मीकि समिति के द्वारा शनिवार को रांची में आक्रोश रैली निकाली गई। समिति की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया। बांग्लादेश की घटना के विरोध में समिति से जुड़े लोगों ने हरमू पटेल चौक हनुमान मंदिर से हरमू चौक तक जय श्री राम के नारे लगाते हुए पदयात्रा किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क प्रमुख प्रिंस अजमानी ने कहा कि सनातनी समाज नर नारायण सेवा की भावना से काम करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के विरोध में वहां के सामानों का बॉयकॉट करना चाहिए। बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। देखिए, मकसद तो सर्वजन्य है, सबको मालूम है कि आज हिंदुत्व किस तरह बांग्लादेश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जो कि 1 से 2-3% में आ चुका है, बल्कि वो हमारी ही धरती थी। आज आप ये देखिए कि हिंदुत्व सनातनी आज भी नर नारायण सेवा, प्राकृतिक सेवा में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी यही अपेक्षा और यही हमारी हमेशा सेवा भावना रहती है कि हम लोगों की सेवा करें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। लेकिन अगर कोई हिंदुत्व की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज हम भारत सरकार के साथ हैं। हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वो अगर अपनी कुछ भी पहल लेती है तो जल्द से जल्द करे, क्योंकि दिन ब दिन जो वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हम उससे बहुत ही दुखी हैं। वहीं आइरिस सुपर स्पेशलिटी आई केयर सेंटर अपना 4था स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस सिलसिले में रविवार 15 दिसंबर को एक नेशनल CME का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एम्स, शंकर नेत्रालय और अरविंद आई हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा लाइव सर्जरी और चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि झारखंड ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजमोहन एवं गेस्ट स्पीकर शंकर नेत्रालय के डॉक्टर प्रमोद S भेंडे समेत देश भर के कई डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के संबंध में मैनेजिंग पार्टनर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि आइरिस आई केयर सेंटर पिछले 4 सालों में न सिर्फ आंखों का सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज कर रहा है, बल्कि यहाँ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पर भी काम हो रहा है।
इस CME में 6 मरीजों का मुफ्त लाइव ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर सुबोध ने बताया कि आइरिस आई केयर सेंटर ने झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज्यादा आंखों के मरीजों का अच्छा और सफल इलाज किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 6 महीने में 700 से अधिक क्रिटिकल केस में ऑपरेशन की गई है और सफलता पाई गई है। महोदय को सबको हर साल की तरह इस बार भी हम लोग आइरिस का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये आइरिस आई हॉस्पिटल का ये 4वां फाउंडेशन डे है और जैसा कि हर बार हम लोग कुछ नया करने का कोशिश करते हैं आइरिस में, वो चाहे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कुछ एकेडमिक हो या रिसर्च हो, हर एंगल से हम लोग आइरिस में कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। तो इस बार हम लोग इस बार जो ये फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार हम लोगों ने लाइव सर्जरी का यहाँ प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे यहाँ पे सर्जरी हमारे आइरिस के ऑपरेशन थिएटर में होगा और वो टेलीकास्ट होगा होटल इलाक में, जहाँ झारखंड के जितने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो सब कल एकत्रित होंगे। सुबह 9 बजे से 11 बजे का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 11 से 4 बजे तक हमारे सारे फैकल्टी जो इंडिया के अलग अलग जगहों से भी आए हुए हैं, जैसे शंकर नेत्रालय से फैकल्टी आए हुए हैं, हैदराबाद से LVPI से फैकल्टी सब आए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। इन लोगों को होते हुए फिर हमारे जो लोकल जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ये सब मिलके आजकल जो न्यू अपडेट ऑप्थेल्मोलॉजी आई में जो भी रिसर्च हो रही है, ट्रीटमेंट के नए नए जो तरीके आ रहे हैं, उस पर हम लोग एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज को शेयर करेंगे। और जमशेदपुर के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से JRE स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। फाइनल में पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर उड़ीसा की टीम विजेता बनी। विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ईस्ट जोन कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें उड़ीसा और झारखंड की टीम ने हिस्सा लिया था। सभी मैच मैट पर खेले गए। फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा टीम के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के 33 पॉइंट और उड़ीसा के 47 पॉइंट हासिल किया। इसमें 14 पॉइंट से उड़ीसा की टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता में कई टीमों को हिस्सा लेना था, लेकिन मात्र 3 स्टेट की टीम ही इसमें शिरकत कर सकी। विजेता टीम को मुख्य रूप से उपस्थित टाटा स्टील खेल विभाग के प्रबंधक डॉक्टर हसन इमाम मलिक ने सम्मानित किया। और किस बैनर की ओर से आज ये EPFO के द्वारा आयोजित है 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता ईस्ट जोन के लेवल पे किया गया है और यह सारा मैच मैट में खेला गया था। और ये पहला मैच हुआ झारखंड वर्सेस उड़ीसा। तो झारखंड की जो टीम थी अपने लूज किए। अब आमंत्रित करती हूँ श्री आदित्य कुमार, 19 का स्कोर रहा। ये भी रांची ऑफिस से हैं। से लीड किए, विन किए उड़ीसा की टीम। और उसके बाद आज फाइनल रहा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच। तो वेस्ट बंगाल बनाए थे 33 पॉइंट्स और उड़ीसा बनाए थे 47 पॉइंट्स। इस तरह से 14 पॉइंट्स से विनर हुए उड़ीसा की टीम। मतलब ईस्ट जोन के कबड्डी EPFO के चैंपियन रहे उड़ीसा की टीम। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।